डे टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हम कंक्लूजन्स करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें एक सिनेरियो समझ में आना है कि तुमने देखा होगा या तुमने ऐसा मतलब यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस आल्सो कि ऐसे बच्चों का झुंड बैठा रहता है दादी या नानी के आसपास और खूब सारी कहानियां सुनते हैं। ठीक है, याद आ गए वो दिन, बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं हम कहानियां नहीं सुनाएंगे ना, हम कहानी बैठेंगे सुनने के लिए। पर हम उस चीज को याद करते हैं कि अगर हमें किसी ने अकबर बीरबल की कहानियां सुनाई, ठीक है, और 3 कहानियां सुनाई और तीनों कहानियों में लाइक द द पर्सन बीरबल, राइट, ही आउटवेटेड अकबर। वैसे इतना तेज दिमाग था उनका कि उनके ना मतलब बोलते ही बंद हो गई अकबर की। अगर तीनों कहानियों में ऐसे होगा तो फिर देन व्हाट कैन वी कंक्लूड, यस व्हाट कैन वी कंक्लूड, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कंक्लूजन। तो जब हमने 3 कहानियां सुनी और तीनों कहानियों में बीरबल के कुछ बोलने से अकबर की बोलती बंद हो गई, तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं दैट यस, बीरबल वाज द विटिएस्ट पर्सन, राइट, और ही वाज अ वेरी विटी पर्सन। और विटिएस्ट बाद में देख लेंगे, पर विटी पर्सन है, विटी यानी हाजिर जवाब होना। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कैसे, जब हमने उनके ऊपर 3 कहानियां सुनी, राइट। सो दैट बिकम्स द कंक्लूजन, समथिंग दैट वी कैन come to based on what is given, right? हमने पिछली बार किया था assumptions, I hope you have gone through that and I hope you have done those questions। तो आपको assumptions थोड़े बहुत समझ में आए होंगे, देखो, राइट। तो assumptions समझ में आना मतलब ये भी मेरा assumption है कि तुमने पढ़ लिया और तुम्हें समझ में भी आ गया। चलो अब हम देखते हैं, वही बात है हमारी, सीखो दिल से, ठीक है। तो माइंड और लॉजिक, ओ हाँ याद होगा अगर तुम्हें, तो हमने पिछली बार assumptions में भी कुछ ऐसी ही चीजें देखी थी। अब यहाँ पर क्या है, you can see that it is raining very heavily in one of the images, ठीक है, और दूसरे में काफी बिजली कड़क रही है, ठीक है। अब इतनी तेज बिजली का कड़कना और इतनी तेज बारिश होना, ये तो फैक्ट्स हो गए, प्रेमाइसेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमने देखा कि एक पर्सन जो है लाइक ही इज either repairing or he's trying to repair, right? हाँ, ये ऐसी कार, इस कार हैज ब्रोकन डाउन, ठीक है। अब ये सारी इमेजेस देखकर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, व्हाट कैन वी कंक्लूड बेस्ड ऑन दीज इमेजेस? वी कैन सी फाइन कि इतनी तेज बारिश हो रही है, तो हो सकता है इनकी गाड़ी खराब हो गई हो बारिश की वजह से, ठीक है। हम ये तो गलत नहीं हो सकता, हमारा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन taking all these things into consideration, what can we conclude? So we can say it is like raining so heavily, so his car is broken down because of the rains. It's as simple as that. मैंने कहा था सीखो दिल से, और सीखेंगे हम सिंप्लीफाइड तरीके से, आई सेड इन माय प्रीवियस सेशन। तो कंक्लूजन समझने के लिए हमें पहले प्रेमाइसेस समझने की, आखिर प्रेमाइसेस में दिया क्या है, व्हाई, बिकॉज कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइसेस। हम ऐसे ही हवा में से कहीं पे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, आई शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर इट। जैसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होनी चाहिए, तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो फैक्ट, कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी, समथिंग दैट इज लीडिंग यू टू कम टू दैट कंक्लूजन, right? Similarly, the author would also do the same thing. No, he has a bit of evidence, and then, as he said, he would take up something as an assumption, and then he'll come to his point, his opinion, his conclusion. ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेस पर, तो ये पॉइंट थोड़ी सिंपल सी है। अब देखो, जो मैं बोल रही थी कि हमारे कंक्लूजन्स कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, तो रियलिटी में जाके जब हम देखेंगे तो ये कंक्लूजन, ये पॉसिबल होगा कि ये पर्सन जो है, इसकी गाड़ी तो खराब हो गई है, यस ब्रोकन डाउन, बट देन he might be the owner of the car only, and by the time the mechanic comes, he must have called the mechanic, and by the time he comes, ये जैसे ना इंडियंस को ऐसी भी आदत होती है कि चलो मैं खुद करके देखता हूँ, ऐसी आदत होती ही है, चलो व्हाई नॉट, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें, खुद करके देख लेता हूँ, बस। मैकेनिक को बुलाया है, आ भी जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन हो सकता है ना इस कार का मालिक हो, राइट, पॉसिबल है कि वो मैकेनिक हो, कुछ भी हो सकता था,
रियलिटी में। पर हम जिस ओपिनियन पे पहुंचे थे, व्हाट वाज आवर टेक, दैट दिस कार हैज ब्रोकन डाउन बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स, राइट? नाउ हु इज दिस पर्सन? देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कौन होगा। अनदर क्वेश्चन, राइट? सो आई नीड द बेसिस एंड देन आई विल कम टू द ओपिनियन। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है लॉजिकल रीजनिंग को समझने का। एज आई सेड in the previous session also, that you have to think smartly, you have to connect the dots, and then you have to conclude something. तो conclusion क्या होगा? What are you going to conclude, right? अब देखो हमारे पास, if I have a premise or if I have multiple premises, so premises would mean the given information, right? And then I make a few assumptions जो मैंने मन में मान लिया है ना, I connect the dots, I'm making assumptions, and then I'm going to conclude. So I'm going to give my own opinion. But this opinion is based on what? On the premises plus the assumptions taken. ये हो जाता है अपना formula. Premises stated, assumptions taken, C reach. तो गिव एंड टेक होता है और फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। इसको और डिटेल में अभी आगे भी बताऊंगी विद द एग्जांपल। सो लेट अस सी, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। अगेन वी विल बी डीलिंग विद assumptions, conclusions, arguments, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। You will not be able to separate them. The assumptions are going to lead you to the conclusions, and this complete thing becomes the argument. ठीक है? So I'll give you a brief. तो जिसने फर्स्ट वाला अटेंड या सुना नहीं है तो काइंडली गो देयर and listen to it carefully for the time being, for the sake of the session, so that you are able to understand this also. Assumptions are something that is taken for granted, जो हम मान लेते हैं, right? So it is a hidden premise, directly दिया हुआ नहीं होता है, hidden होता है. Conclusions are based on the assumptions or premises ना. I'll write premises only क्योंकि वो given statements होते हैं. तो based on the premises होते हैं, an argument becomes the line of reasoning. REASONING. क्लियर? यहां तक अगर हम ये छोटी छोटी चीजें समझ गए तो लेट्स कम टू द अब बताइए हम इसमें से क्या समझ सकते हैं क्विकली. यू नीड टू राइट डाउन एटलीस्ट 3 assumptions एंड देन वी विल सी कि आप चेक करते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो उसमें से सिमिलर है या नहीं है. ठीक है, जल्दी से लिख लो. ये इमेज देख के आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? So half a minute done. From this we can conclude, one, that all these people are quite happy working together, so they get along with each other very well. ये कर सकते हैं. Second, all of them are working on the same project. Possibility है, तो I can conclude. Then later on my conclusions may go wrong, वो अलग बात होती है. But they are working on the same project क्योंकि ये देखो सब एक ही तरीके के फाइल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक ही काम कर रहे हो. प्रोजेक्ट का मतलब हुआ या तो कुछ बना रहे हैं या तो कुछ अपनी जॉइंट स्टडीज भी कर रहे हैं. तो सब, अब अगर जॉइंट स्टडीज करें तो ऑल दीज पीपल वुड बी इन द सेम क्लास और कॉलेज ईयर, जो भी हो. ये भी हम इसमें से समझ सकते हैं. So I concluded 3 things. One, all these people get along well. Second, they are working on the same project. Third, they might be studying in the same class. 3 कंक्लूजन इसी के बेस पर ही मैंने देखा है. दैट इज इट. हमारे कंक्लूजन आगे सही हो गलत हो, दैट्स अनदर मैटर, पर बेस्ड ऑन दिस आई कैन कंक्लूड दिस. मेरा ओपिनियन ये है कि ये सब क्या कर रहे हैं. ये कंक्लूजन हुआ मेरा एज एन ऑब्जर्वर. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अप्रोच कैसी होगी, क्वेश्चंस कैसे होंगे. अगेन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट इज अ पीबीआर क्वेश्चन. अभी अभी हम पीबीआर ले रहे हैं.
नेक्स्ट इनके जो सेकंड पार्ट्स होंगे या थर्ड पार्ट्स होंगे, तो देन वील कम अप विद अ फ्यू डिफरेंट वैरायटीज ऑल्सो, जहाँ पे हम एसबीआर भी करेंगे और पैसेज बेस्ड भी करेंगे, कंक्लूजन्स और assumptions मिक्स्ड। ठीक है, तो अभी तो देयर इज अ लॉट टू बी डन एंड अ लॉट टू बी अंडरस्टूड। सो अप्रोच पीबीआर में जो रहता है वो एक पैराग्राफ होगा छोटा सा, फिर एक क्वेश्चन होता है, राइट? सो रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। उसके बाद आते हैं हमारे पास ए 4 ऑप्शंस। तो क्वेश्चन स्टेम पढ़ के हमें पैराग्राफ में से वही ढूंढना है जो यहाँ से पूछा गया है, राइट? सो वंस वी नो व्हाट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैराग्राफ वी डू दैट। सो रीड द क्वेश्चन स्टेम केयरफुली, फर्स्ट स्टेप, right? Then understand this paragraph carefully. You need to focus on that and then understand each answer option जो भी रहता है ना, इस ऑप्शन को each को फोकस करना, each option को we need, right? Then do not pick a response just because it is true. सही लगते हैं सेंटेंसेस, लेकिन हर सही सेंटेंस आंसर नहीं होता है। Then on the basis of the information we need to conclude. So our conclusion is something that is based on the given information. This is the second or the third time that I am stating. Okay, whatever is given there, whatever is given becomes the premise. तो premise पर ही हमारा information जो भी दिया जाता है, मतलब उसी के ऊपर conclusion होता है। ठीक है? So if you have understood this, let's come to the question. So read the question quickly, then I'll be discussing it. So a DINK, that is dual income no kids household, is trying to plan vacations with each other to both Belize and France for a week in each place. Okay, so when you're reading such a small paragraph, no, start making notes also. तो उसके ऊपर क्या है, बिलीज और फ्रांस दोनों में इन्हें एक एक वीक जाना है। ठीक है, now the husband can leave work in the second and third weeks of March. First week, second, third and fourth. ठीक है, so husband can leave work in the second and third weeks. तो second and third weeks में husband छुट्टी पे ये ले सकते हैं, but not can't take 2 weeks off in a row. एक और चीज दी गई है, 2 weeks in a row नहीं ले सकते। तो मतलब या तो वो सेकंड में जाएंगे या तो वो थर्ड में जाएंगे, 2 हफ्ते में से एक आएगा उनके पास। पर मोस्टली वो सेकंड पे ही जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ता छोड़ के फिर फोर्थ में उसको मिलेगी नहीं छुट्टी। सो दैट मीन्स दैट इज नैरोड डाउन टू 1 week ओनली। नाउ द वाइफ कैन टेक 2 weeks ऑफ इन अ रो, चलेगा, बट कांट लीव वर्क अंटिल द थर्ड वीक इन मार्च, राइट? अंटिल द थर्ड वीक, तो थर्ड वीक ऑफ मार्च में वो ले सकेंगे। यहाँ पे वाइफ है, यहाँ पे वाइफ नहीं है सेकेंड वीक में। इनके पास सेकेंड वीक और थर्ड वीक 2 weeks ले सकते हैं छुट्टी, बट वाइफ कैन टेक ओनली इन द थर्ड वीक। So it can't leave work until the third week. Now the husband is willing to travel alone to Belize but not to France. So the husband can go to Belize, right? But he cannot go to France alone. तो यहाँ पे alone चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे। They both agree that Belize should never be visited before France. तो Belize पहले नहीं जा सकते, मतलब इनको फ्रांस पहले जाना पड़ेगा। अगर इनको फ्रांस पहले जाना है तो अकेला तो जाने से मना कर दिया हस्बैंड ने, तो फ्रांस जाना है और दोनों को थर्ड वीक में ही छुट्टी मिलेगी, दोनों एक साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने मना कर दिया कि आई विल नॉट गो अलोन टू फ्रांस। और बिलीज पहले जाना नहीं है फ्रांस से, मतलब पहले जाना है फ्रांस में। सो कीपिंग दीज थिंग्स टुगेदर लाइक नोट्स वेन एवर यू आर रीडिंग, सो यू गेट द आंसर बिफोर यू कम टू द ऑप्शंस। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है? ऑप्शंस पढ़ने से पहले हमें सिनेरियो पूरा दिमाग में अगर अच्छे से आ जाता है, पेपर पे भी अगर हम बना लेते हैं सिनेरियो, तो हमारे पास आंसर पहले आ जाएगा दिमाग में और उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। अब देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या है। वी नीड समथिंग दैट वी कैन कंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्या कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वाइफ विल नॉट ट्रैवल टू फ्रांस, तो क्यों नहीं ट्रैवल करेगी? जहां पे ये दोनों है, हस्बैंड और वाइफ,
दोनों फ्रांस जा सकते हैं ना, क्योंकि अकेला फ्रांस वो नहीं जाएगा हस्बैंड, तो विल नॉट ट्रैवल यहाँ पर गलत हो गया, तो पॉसिबली आंसर है ये। आगे भी पढ़ लेते हैं। हस्बैंड विल नॉट ट्रैवल टू बिलीज, उसे मना कर दिया था ना, क्यों? क्योंकि उसे कहा मैं ट्रैवल अलोन तो कर लूंगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों को साथ में ही जाना था, और इनके पास एक ही दिन की छुट्टी थी, और 2 हफ्ते, अच्छा 1 हफ्ते तो साथ में रहेंगे ना फ्रांस में, और इनको दो एक साथ हफ्ते नहीं मिल रहे थे छुट्टी, तो ही कांट गो टू बिलीज अलोन। एंड देन दे सेड दैट यू शुड नॉट विजिट बिलीज बिफोर फ्रांस, है ना, ये रहा, बिलीज शुड नेवर बी विजिटेड, तो फिर वो कब जाएगा? तो ये बात सही है, ही विल नॉट ट्रैवल टू बिलीज, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। कपल विल नॉट हैव 2 वीक्स ऑफ वेकेशन टुगेदर, ये क्लियर है यहाँ से, क्योंकि 2 वीक्स ऑफ वेकेशन तो मिल नहीं रहे ना हस्बैंड को, एक साथ नहीं मिल रहे हैं, ऑल्टरनेट वीक मिल रहे हैं, तो 2 वीक्स ऑफ वेकेशन एक साथ नहीं मिलेंगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड कपल विल नॉट टेक सेपरेट वेकेशन, ऑफ कोर्स, इफ दे आर गोइंग और प्लानिंग टू गो ऑन वेकेशन विथ ईच अदर, सो दे विल नॉट गो सेपरेटली, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, तो नॉट टेक सेपरेट वेकेशन, ये बात भी सही है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हियर इट इज, this sentence is incorrect, and therefore the answer to the except wala part, right? I hope you have understood this now. Coming up to the second one, today's workforce has a new set of social values, new set. Now, 10 years ago, a manager who was offered a promotion in a distant city would not have questioned the move. ठीक है, not have questioned the move का मतलब अगर उसे जॉब मिल रही है या प्रमोशन मिल रहा है लेकिन किसी और सिटी में, ठीक है, तो वो मान जाएगा, he would not question it. Today, आज अगर मैनेजर को कहीं और भेजा जाता है द सेम सिचुएशन, ही माइट चूज फैमिली हैप्पीनेस, कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसी सिटी में रहूंगा जहाँ पे हमेशा से रहता हूँ, तो आई डोंट वांट द प्रमोशन, आई डोंट वांट टू गो टू अनदर सिटी, आई विल स्टे हियर विथ माय फैमिली, so he might choose family happiness instead of career advancements, right? So this is what the author's point is, that there is a new set of social values, मतलब पहले पुराना कुछ अलग था, अभी कुछ अलग हो गया, तो न्यू सेट हो गया। पैराग्राफ सपोज द कंक्लूजन दैट, तो अब बताओ कौन सा कंक्लूजन सही होगा। दिस इज अ वेरी इजी वन। मोस्ट मैनेजर्स आर नॉट लॉयल टू द कॉर्पोरेशन फॉर विच दे वर्क, तो बात लॉयल्टी की थी ही नहीं। हमारा जो कंक्लूजन होता है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट? सो लॉयल्टी की बात नहीं थी तो हम कंक्लूड नहीं करेंगे कुछ भी। बिजनेस टुडे, businesses today do not understand the employees needs, कि बिजनेसेस कैसी हैं आजकल, लोगों की बात ही नहीं समझती है, उनकी नीड्स क्या है, उनको बात पर उनकी नीड्स और उस पे नहीं था ना, बात थी न्यू सेट ऑफ वैल्यूज की। पहले जमाने में अगर प्रमोशन मिलता था और सिटी चेंज करनी पड़ती थी तो लोग चले जाते थे। आज के जमाने में अगर प्रमोशन के साथ साथ सिटी चेंज हो रही है तो लोग मना भी कर सकते हैं, दे माइट चूज नॉट टू गो देयर, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू लिव विद देयर फैमिली। ये पॉसिबिलिटी और ये पैराग्राफ था, not about the businesses, and they are not understanding. Employee social values have changed over the past 10 years. ये possibility हो सकती है because a new set है ना, तो अभी ये change वाली बात आ सकती है. And career advancement is not important to today's business managers. You can't say that they are not focused towards advancement in career, no. But they are laying more emphasis on the family. ये हम बोल सकते हैं, तो उनकी जो है social values ये change हो गई है, क्यों? इसका base कहाँ है? इसका base ये रहा that today's workforce has a new set of social values. That means they have changed. So our conclusion will be dependent on the premises that are already given there. उसी के बेस पे हमें समझना होता है, ठीक है? चलो, coming to the third question now. The primary task of a university is to educate. ठीक है, ये पहला काम है यूनिवर्सिटी का. But to teach well, professors must be informed about the new developments. Information मिलनी चाहिए ना प्रोफेसर्स को, right? They should be informed. Now, in their disciplines, and that requires research. इसका मतलब क्या हुआ? रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन प्रोफेसर तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद जब वो पढ़ाएंगे अच्छे से, टीच वेल, व्हाई?
बिकॉज दैट इज द टास्क ऑफ द यूनिवर्सिटी. अब बैकवर्ड्स देखोगे तो यूनिवर्सिटी को अगर पढ़ाना है अच्छे से, so the faculty should teach well, and the faculty to teach well, the faculty needs to be informed. And how is that information going to come? Through research. Yet many universities cannot afford to support faculty research adequately. Cannot afford to support का मतलब होता है अफोर्ड करना, पैसे से रिलेटेड होगा, तो इतना पैसा इतने फंड्स में नहीं लगा सकते रिसर्च में. सो लैक ऑफ फंड्स, देखो क्लियरली उसने बोल भी दिया ना, फिर लैक ऑफ फंड्स हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर फंड्स की कमी है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अब इसका नतीजा क्या होगा? रिसर्च बराबर नहीं होगा. तो दिस इज गोइंग टू, like they'll not get what is updated, what is upgraded, what is the change in the discipline. If they do not get to know all this through the research, they are not going to inform. ये information बराबर नहीं पहुंचेगी. अगर information बराबर नहीं पहुंचेगी तो they will not be able to teach well, right? और teach well नहीं होगा तो education आपका university का उस level का नहीं हो पाएगा, right? That is how it will go back now. So it adversely affects the degree to which a university can fulfill its central mission. So its mission was to educate. तो किस डिग्री तक एडुकेट करेंगे वो बच्चों को, ये थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा. ठीक है. नाउ which one of the following most accurately expresses the conclusion of the argument? We again need to come to the conclusion here. So in order to be able to teach well, university professors must conduct research. Do the professors need to conduct the research? No. It was said that the professors need to be informed about the research work. और research में problem हो रही है funds की scarcity की, right? So A will not be there. Now, lack of financial support for faculty research is the root cause of ineffective teaching. क्या है ना ऐसे, financial support नहीं है तो ineffective teaching हो रही है. Lack of funds for research reduces the quality. क्या quality पर और इफेक्टिवनेस पर था क्या बात थी क्या? नहीं. इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का काम है एजुकेट करना. एजुकेट तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फैकल्टी को बराबर, प्रोफेसर्स को सब नई चीजों के बारे में पता होना चाहिए. पर ये रिसर्च वर्क बराबर नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स. नाउ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स all this will be a little less. It will not be ineffective. It will not hamper the quality of the work. हम कम ही पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे. ठीक है. So that doesn't mean that if this is a short session, then the lengthier session जो 2 hours या 3 hours के session होंगे तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे नहीं होगी. नहीं. ठीक है. So even if they are teaching less, the quality will be fine. Even if it is less, it will be effective. So we do not talk about the quality or the effective teaching. The point here is that if we had new funds, new means of funding research, we would have been able to come up with better research. So funds की कमी है तो new means of funds ढूंढने पड़ेंगे हमें research के लिए. पर ये बात इसमें से हम समझ सकते हैं, right? That is what saying that take this as a basis. इसमें से हम क्या समझ सकते हैं? That will be the point. The opinion, what we can understand from what is given, right? So it was not about quality, ये out होता है, ineffectiveness out होता है, and professors must conduct is out. We can't conclude all these three, right? So I hope you have understood this. Coming to the fourth one now. Let's read. So the teeth of some mammals show growth rings that result from the constant depositing of layers of cementum as opaque bands in summer and translucent bands in winter. ठीक है. पहले तो समझ लो, समर में अगर मैंने समर में ये बैंड्स बना लिए रेड वाले, ये हैं ओपेक. ठीक है. एंड लेयर्स ऑफ सीमेंटम है. एंड देन आई मेक अ ब्लैक वन एंड दिस इज ट्रांसल्यूसेंट, बट दिस इज इन विंटर. ठीक है. दिस इज विंटर, दिस इज समर, एंड दिस इज ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट मतलब आधा अधूरा जहां से दिखता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है कंप्लीट
लाइट उसमें से ट्रांसफर कर जाती है, ओपेक होता है जहां से कोई लाइट ट्रांसफर नहीं करती है, और ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें आधी अधूरी लाइट ट्रांसफर हो जाती है. सो नाउ अंडरस्टैंड, every summer there's an opaque band, right, and every winter there's a translucent band. Now next जो होगा, तो ये रेड होगा, तो ये हो गया समर, और हुआ ओपेक. Now what he says is the next one. Cross sections of pig's teeth found in the evacuated Stone Age trash pit revealed bands of remarkably constant width. ये width बराबर है सबकी. That the band, except that the band deposited last, which was invariably translucent. Right? तो next वाला आएगा अपना translucent, जो कि winter वाला है, लेकिन half the width. This is translucent. That means winter. Which was invariably translucent, was only about half the normal width. If it was only about half, so what can we conclude? ये बड़ा easy हो जाएगा. In an unusually early winter यानी जैसे early winters, वैसे अगर हमारे पास नवंबर में ठंड स्टार्ट होती है तो सितंबर से ठंड स्टार्ट हो गई. तो अगर इतने अर्ली विंटर्स होते तो समर वाला जो है बैंड, इसकी साइज कम हो जाती ना. लेकिन यहाँ पे तो विंटर की साइज पूछी है, और विंटर हाफ है, समर तो बराबर विथ का है. So winter did not cut in or encroach on the summer months, right? So I can't say one. It cannot be an early winter. It was roughly the same age. Same age नहीं हो सकता. Why? Because this was half of what was given here, right? Half of the normal width. So it cannot be the same. It was roughly in mid-winter. हाँ, ये हो सकता है. If they died in mid-winter, that means only half the layer was there. अगर नहीं तो वो फुल विंटर हो जाता, तो ये बराबर हो जाता है यहाँ से. Right? If it is only half, that means they died in half winter. See, it is so easy. Right? So easy one, but it has to depend on what is given here. So premises होते हैं what is given, right? Or very explicitly given information, right? Stated facts, वो सब premises होते हैं. Assumption is something that is taken for granted. Now, if it is taken for granted, and then we come to the conclusion, and this conclusion is based on the given facts. ठीक है, ये आप आसानी से अब समझ सकते हो. हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए. लेट अस चेक फिफ्थ वन नाउ. Eden is a metaphor for a time of paradise and perfection. ठीक है, Eden एक मेटाफर है, बड़ा पहले उसने एक स्टेटमेंट दे दिया. Xavier says Eden was. Now let's see. X says Eden was. ठीक है. Y says Eden is. And Z says Eden will be. और Eden है क्या? पैराडाइज, जन्नत. ठीक है, हेवन. So, which of the following cannot be inferred from the statements above? ये छोटे छोटे से 3 स्टेटमेंट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. अब ध्यान से करना, देखो ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स है. अब 3 स्टेटमेंट्स में से हम क्या इन्फर नहीं कर सकते, क्या समझ नहीं सकते, दैट विल बी द आंसर. सो Z इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर. लेट्स सी. Z बोलता है विल बी. बढ़िया बात है, ये तो बिल्कुल सही है. ऑप्टिमिस्टिक है ना, वो विल बी कर रहा है, तो सही. So I can check this. X, Y and Z may disagree about some things. They may disagree. हाँ, possible है, ये रहे. अब Y views the present positively. Y का positive, ये भी सही है. And Y and X completely disagree. Y and X, ये एक बोलता है Eden was, एक बोलता है Eden is. तो completely disagree तब होगा जब Y भी बोलेगा Eden was तो हो ही नहीं सकता. ईडन इज तो मैं मानता हूं, लेकिन ईडन वॉज तो हो ही नहीं सकता. जब ऐसी कंडीशन होगी, देन वी विल से दैट दे कंप्लीटली डिसएग्री.
Right now, from these three sentences, we can't say that X and Y totally disagree. No, they may disagree. यहाँ पे बात सही है. Totally disagree नहीं बोल सकेंगे. उसके लिए मुझे कोई strong base चाहिए. Right? So why? Because as I said earlier, conclusions are based on the given premises. So I have no premise saying कि किसी भी हालत में Y मानेगा ही नहीं कि Eden was, कि पास में कभी था ही नहीं. नहीं. राइट अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास तो ये कंप्लीटली डिसएग्री मैं इतना स्ट्रांगली नहीं बोल सकती हूँ कि दे कंप्लीटली डिसएग्री एंड हेंस इट कैन नॉट बी inferred. Right? I hope you have understood this. It was quite a small but interesting. So conclusions क्या होंगे? Quickly wrap up कर लेते हैं हम. Conclusions होते हैं हमारे opinion, हमारे नहीं मतलब author के भी होते हैं. Opinion और judgment. His main point, but it is based on the given premises and the assumptions taken. तो मैंने कहा था गिव एंड टेक होता है जो प्रेमाइसिस दिए हुए होते हैं और जो assumptions ऑथर बना लेता है ही टेक्स समथिंग फॉर ग्रांटेड नो assumptions होते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड वाला तो जो वो मान लेता है ठीक है और ये जो कि गिवन होता है तो गिवन एंड टेकन करके यू रीच टू अ you form your opinion you reach to a conclusions you form opinions right ये रहे grounds and this is going to lead you to the conclusion ठीक है ध्यान से समझ लें ध्यान से नोट डाउन कर लें so that this is going to help you and before we come to the next part of the conclusion with the exercises and another variety of question also I hope you will be able to understand at least a basic थोड़ा थोड़ा भी समझ में आएगा that is very good so we are still a step ahead हम gradually समझेंगे लेकिन समझ जाएंगे सब so stay logical and yes stay ahead with Vidya your best pal in CLAT reps so stay tuned to us thank you and see you soon stay positive and be positive always